हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस फर्स्ट चैप्टर में जो इसके पहले हमने पहला पोर्शन कवर किया था उसमें लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग, इसको हमने समझा था। उससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस पहले चैप्टर में जो कि 1.2 पे है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी शब्द का मतलब समझो बेटा। डाइवर्सिटी को हिंदी में विविधता कहते हैं। ठीक है, विविधता। विविधता का मतलब कि नंबर ऑफ वैरायटीज। तो ये यही डाइवर्सिटी कहलाती है। अब डाइवर्सिटी में आप ऐसे ही कॉमनली समझ सकते हैं, एनसीईआरटी ने पहले पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आप पेड़ों को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, जो भी आप प्लांट्स को देख रहे हैं, एनिमल्स को देख रहे हैं, इसमें आप लॉट्स ऑफ वेरिएशंस देख रहे हैं। ये वेरिएशंस क्यों दिखाई दे रही है बेटा? यहाँ पर इतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं। अगर आप इंसेक्ट को देखते हैं तो कीड़े मकोड़े आपको हजारों लाखों की संख्या में दिखाई देते हैं। कोई भी आप जानवर देखते हैं तो वो भी आपको हजारों लाखों की संख्या में आपको दिखाई देते हैं। पौधों को देखते हैं तो पौधे भी आपको कई प्रकार के दिखाई देते हैं। तो इनके अंदर जो ये वेरिएशन पाया जा रहा है, जो ये विविधता पाई जा रही है, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आप सिर्फ एक लाइन में ऐसे नोट कर लीजिए। मैं आपको बोल दे रहा हूं, एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी इज ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। फिर से बोल दे रहे बेटा, नोट कर लो। बायोडाइवर्सिटी इज द ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ विथ वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी अमॉन्गेस्ट देम। बात को समझिए बेटा। कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है सभी जीवों का रूप है, जिनके बीच में इतनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिल रही है। ठीक बेटा, समझ में? इनके अंदर इतनी ज्यादा वैरायटी और वेरिएबिलिटी दोनों देखने को मिल रही है। आप सिंपली इसको आप समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने एक डाटा दिया हुआ है कि लगभग हमारे यहाँ जितनी भी स्पीसीज पाई जा रही हैं, स्पीसीज जिनको प्रजातियां कहते हैं, ये स्पीसीज की संख्या बेटा कितना है? 1.7 से 1.8 मिलियन। 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजाति पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल्स को मिला करके। ठीक है, तो जब इतनी ज्यादा वेरिएशन पाया जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं बेटा? हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इन बायोडाइवर्सिटी में आप इतनी ज्यादा स्पीसीज को आप देख रहे हैं। इन सारी स्पीसीज को आप लोकल एरिया में आप उसको किसी और नाम से जानते हो। एक एरिया को छोड़ करके अगर दूसरे एरिया में जाए, वही स्पीसीज दूसरे नाम से जाना जा रहा है। वही स्पीसीज किसी थर्ड जगह पे किसी दूसरे नाम से जाना जा रहा है। तो इन सारे स्पीसीज में जो स्पीसीजेस हैं, ये फ्रॉम लोकल टू लोकल इनके नाम वेरी करते रहते हैं। है एक ही स्पीसीज, लेकिन वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इवन कंट्री में ये अलग अलग, एक कंट्री में किस नाम से जाना जा रहा है, दूसरी कंट्री में किसी और नाम से जाना जा रहा है। तो इन सारे स्पीसीज को जो भी इतनी सारी स्पीसीज दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के सभी स्पीसीज को हमें बेहतर तरीके से जानने के लिए कुछ स्ट्रेटजी अपनानी होगी, कुछ तरीका अपनाना होगा, जिसे हम वर्ल्ड वाइड किसी इस एक स्पीसीज को उस पर्टिकुलर नाम से जाना जा सके। ठीक है बेटा, इन सभी स्पीसीज को एक पर्टिकुलर नाम से जानने के लिए एक कुछ विशेष संस्था होती हैं, वही इनका नामकरण करती हैं। ठीक है, जिनको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर सिर्फ आप एक लाइन में इसको भी नोट कर लीजिए बेटा कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि द नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू मेक इट यूनिक। कहने का मतलब यह है कि जो स्पीसीज हैं उसको एक विशेष ऐसा नाम दिया जाए कि जो सिर्फ यूनिक हो, वो सिर्फ उसी जीव के लिए हो, ऐसा नाम दे, ताकि वो हम एक पर्टिकुलर नाम से वो पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जा सके। ठीक है, तो जो नॉमेनक्लेचर करने की जो मैंने कहा कि जो संस्था होती हैं, ये दो संस्था होती हैं जो इनका नॉमेनक्लेचर करती हैं। यदि वो एनिमल्स है, ठीक है ना, एनिमल्स है तो उसको नामकरण करने का, नॉमेनक्लेचर करने का काम करती है ICZN। ठीक है ना बेटा, इंटरनेशनल
कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, याद रखिएगा बेटा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, एनसीईआरटी ने भी दिखा हुआ है, यहां पर लिख दे रहे हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नाम याद रखिएगा बेटा, यहां पर फॉर है, नॉमेनक्लेचर। अगर वो प्लांट है, ठीक है ना, अगर वो प्लांट है, ये किसके लिए कर रहा है बेटा, एनिमल्स के लिए कर रहा है, ठीक है ना, एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर कर रहा है। अब अगर वो प्लांट है तो प्लांट को नॉमेनक्लेचर करने के लिए एक दूसरी संस्था होती है जिसको कहते हैं आईसीबीएन, ठीक है, आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना बेटा, याद रखिएगा इसको कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को नॉमेनक्लेचर करने का काम कौन करता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगर वो प्लांट है तो इसका नॉमेनक्लेचर करने का काम कौन करता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, किसी भी स्पीसीज के अंदर उसकी एक पर्टिकुलर फीचर होते हैं, वो पर्टिकुलर फीचर, उसका पर्टिकुलर फीचर को हम पहले पहचान लेते हैं, पहचानने के बाद ही हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इस किसी भी जीव को पहचानना ही क्या कहलाता है बेटा, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बेटा, आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको पहले एक लाइन में आप नोट कर लीजिए, फिर आइडेंटिफिकेशन को समझिए क्या है, कि आइडेंटिफिकेशन इज फाइंडिंग द करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टम of classification with the help of identification key. It also include comparing an organism with similarity and dissimilarities of already known organisms. ठीक है, यहां पर ये आप नोट कर लिए होंगे हो। तो अब यहां पर कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, इसको समझ लीजिए बेटा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। कुछ आइडेंटिफिकेशन की होती है, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन की होती है। इस आइडेंटिफिकेशन की में हम किन्हीं दो जीव को रखते हैं बेटा, दो जीव को रखेंगे। इन दो जीवों में से जिसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज को मैच करते हैं, अगर इनके और इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज होती हैं उनको अलग कैटेगरी में रख देते हैं, और जो डिसिमिलैरिटीज होती है उनको अलग रख देते हैं। तो जो सिमिलर कैटेगरी है उनको हमने आगे बढ़ा दिया, लीड कर दिया, वो आगे हम देखेंगे, वो हम टैक्सोनॉमिक की में देखेंगे, उसको आप यहां पर समझ जाएंगे, उसको हम आगे लीड कर देते हैं। और जो यहां पर बच रहा है, डिसिमिलरिटी जो बच रही है, उसको अगली स्पीसीज से मैच कराते हैं, थर्ड स्पीसीज से मैच कराते हैं। फिर इनमें सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज को देखेंगे, उनके लोकल प्लेस और तथा उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देख करके हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इनका नॉमेनक्लेचर करने के लिए कैरोलस लिनियस, जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, कैरोलस लिनियस, जिन्होंने एक सिस्टेमा नेचर नाम की एक किताब भी लिखी थी, उन्होंने इसको बताया था कि जो स्पीसीज होते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को हम दो नाम देते हैं, ठीक है ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसको कहते हैं, हम इनको दो नाम देते हैं, दो नाम से पहचानते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि किसी भी स्पीसीज को हम दो नाम रखते हैं, जिसमें पहला जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस को शो करता है बेटा, ठीक है ना। जीनस यहां पर लिखा है, जीनस नेम, जेनेरिक नेम, यहां पर जैसे जेनेरिक नेम किसको शो करेगा बेटा, जीनस को शो करेगा, ठीक है, जीनस को शो करेगा। और जो सेकंड नेम होता है ये बेटा स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। ये बेटा फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम होता है जिसको जीनस कहते हैं, सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट होता है जिसको क्या कहते हैं बेटा, स्पीसीज कहते हैं, ठीक है ना, स्पीसीज कहते हैं। ये आपको क्लियर हुआ। किसने दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। इतना आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा।
यानी कि अब यहां पर जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आने के बाद जितने भी साइंटिस्ट हैं, इसको जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, इसको बेटा वर्ल्ड वाइडली इसको एक्सेप्ट किया गया। यानी कि अब किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम एक पर्टिकुलर जीनस और स्पीसीज के नाम से ही पहचानेंगे, किसी अदर नाम से नहीं पहचानेंगे, जिससे हमें सभी जीवों को पहचानने में आसानी हो सके, उनको हम उनकी हम टाइप स्टडी भी कर सके, एक एक स्पीसीज की स्टडी भी कर सके। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया बेटा। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर लिखते हैं, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यहां समझने के लिए हम उसको लिखने का अपना एक अलग तरीका होता है, उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को हम समझते हैं। इसको मिटाते हैं बेटा। तब तक बेटा जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। एनसीईआरटी ने 4 पॉइंट को यहाँ पर नोट किया हुआ है, पेज नंबर 7 पे है। यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। ठीक है, ये चारों रूल्स में आप समझिए। पहले जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका जब नाम रखते हैं, तो उसके नाम की जो नाम होता है, उसका अर्थ जो होता है बेटा, वो जो नाम होता है उससे हम लैटिन में रखते हैं। ठीक है ना बेटा, नाम जो नेमिंग जो करते हैं, नेमिंग जो होता है वो लैटिन वर्ड में होता है। ठीक है, लैटिन वर्ड में होता है। और जब हम उसको लिखते हैं, उस नाम को जो ऑर्गेनिजम्स को रखा जा चुका है, ये जो उस नाम को अगर हम लिखें, तो उसको हम बेटा उसको अगर रिटन किया जाए तो वो बेटा इटैलिक में होता है। ठीक है ना, इटैलिक में ये नाम रखा जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है कि मैंगो का बॉटेनिकल नाम क्या होता है बेटा? आम। जैसे आम तो हम यहाँ कहीं पर हिंदी में आम कहते हैं, अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं, लेकिन ये तो जगह जगह पर इसका नाम चेंज हो सकता है। लेकिन जो इसका साइंटिफिक नेम है, जो नोमेनक्लेचर किया गया है, वो होता है बेटा मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। इसको समझते हैं, ये मैंजीफेरा इंडिका क्या है। मैंजीफेरा इंडिका हमने क्यों लिखा है इसको यहाँ पर, कैसे? देखो बेटा, मैंजीफेरा शब्द क्या है? ये है बेटा, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है ना, लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और ये क्या है? ये बेटा भारत में इंडिया में ये पाया गया था, इसलिए इसका ये प्लेस का नाम है, इसलिए इसको हम इंडिका कहते हैं। ठीक है ना, लैटिन में इंडिका कहते हैं इसको। ठीक है ना, मैंजीफेरा इंडिका। इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। लेकिन इसको हम जब लिखते हैं बेटा, तो वो हम इटैलिक में लिखते हैं। अगर हम प्रिंट कर रहे हो फोन पे या फिर सॉफ्ट जो लैपटॉप होते हैं उस पर अगर हम प्रिंट कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, इटैलिक लेटर में होना चाहिए। ठीक है ना, ये कहने का मतलब आप इसको सिंपल समझिए कि जब हम किसी भी स्पीसीज का अगर हम नाम लिखते हैं, जो कि वो जीनस, एक पहला नाम उसका जीनस होगा, दूसरा नाम स्पीसीज होगा। यहाँ पर ये क्या है बेटा? ये जीनस है, ये क्या है? स्पीसीज है। ठीक है, जीनस और स्पीसीज। इसको बेटा जब हम प्रिंट करते हैं तो ये होता है बेटा किसमें? इटैलिक में होता है। ठीक है, इटैलिक में होता है। अगर इसको हम हैंड रिटन में लिखें, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है बेटा, अगर इसको हम हैंड रिटन में लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, तो मैंजीफेरा को हमने सेपरेट अंडरलाइन कर दिया है, इंडिका को सेपरेट अंडरलाइन कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं तो ऑलरेडी आड़ा तिरछा हम लोग लिखते हैं ना, तो इटैलिक जो है प्रिंट करेंगे तो वो साफ साफ क्लियर लग जाता है कि यहाँ इटैलिक वर्ड में लिखा है। लेकिन अगर हैंड रिटन में लिखते हैं तो वो क्या होगा? हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। दूसरी चीज, जीनस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। यानी ये 4 पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं। चारों पॉइंट को एक बार फिर से बता दे रहे हैं बेटा कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसकी जो ओरिजिन होती है वो बेटा लैटिन होती है, और उसको हम लिखते किस में है? इटैलिक में लिखते हैं, जिसमें पहला नाम उसका जीनस शो करता है, दूसरा नाम स्पीसीज शो करता है। और दोनों अगर उसको हैंड रिटन में लिखते हैं,
ठीक बेटा, अब समझ जाइए इसको कि एक जीनस है, एक स्पीसीज है। अगर इसको हम लिखते हैं तो ये हम इटैलिक में लिखते हैं, और अगर हम प्रिंट करते हैं तो इटैलिक में लिखते हैं। अगर हैंड रिटन से लिखते हैं तो हम अंडरलाइन कर देते हैं इसको, ठीक है। और चौथे पॉइंट में ये कह रहा है कि इस जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल में होना चाहिए। यहां पर ये आपको इतना क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। इतना आपको नॉमेनक्लेचर भी समझ में आ गया, आइडेंटिफिकेशन भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम किस पे, क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं। मिटाते हैं बेटा तब तक इसको। हाँ बेटा, अब हम क्लासिफिकेशन को समझते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, इसको भी आप एक लाइन में नोट कर लीजिए कि क्लासिफिकेशन है क्या चीज। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर्स, ठीक है। यहां पर जो क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पर उनको हम ग्रुप में रखते हैं, ठीक है ना। उनको ग्रुप में रखते हैं। जो सिमिलर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम एक ग्रुप उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। कैटेगराइज कर देते हैं। ये कैटेगरी क्या होती है आगे तो हम देखेंगे ही, ठीक है। क्लासिफिकेशन को हम दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो ब्रांच में हम इसको बांट सकते हैं क्लासिफिकेशन को। एक है सिस्टमैटिक्स, एक है टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स बेटा, सिस्टमैटिक जिसको जैसे हमने अभी आपको बताया था कि कैरोलस लीनियस ने एक अपनी किताब में एक पब्लिकेशन में बताया था, उसका नाम था बेटा, क्या नाम था, सिस्टेमा नेचर। याद रखिएगा बेटा, किसने लिखा था, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है ना। कैरोलस लीनियस, ठीक है ना, कैरोलस लीनियस ने, ठीक। याद रखिएगा, इन्होंने एक किताब का पब्लिकेशन किया था जिसमें क्या बताया गया था, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। जो यहां पर जो आपका सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स में यह बताया गया कि जो ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इन दिस द स्टडी ऑफ relationship between the organisms, ठीक है ना, organisms। अब कैरोलस लीनियस ने कैरोलस लीनियस के जो सिस्टेमा नेचर था, इसमें बेटा, इसमें क्या किया गया था, इसमें सभी ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशनशिप्स को हम स्टडी करते हैं कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है और डिसिमिलैरिटी क्या है। इसी रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, तभी तो जाकर के उनको हम डिफरेंट कैटेगरी में उसको हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक है बेटा। तो जिसको कैरोलस लीनियस ने डिस्क्राइब किया था उसके नाम के आगे लिन लग जाता है। जैसे मैंगो को इन्होंने डिस्क्राइब किया था, क्या, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है ना, मैंजीफेरा इंडिका। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, और क्या है आगे, लिन सर, लिन को अंडरलाइन नहीं करेंगे। लिन का मतलब यह है बेटा कि इसको लीनियस ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक आध एग्जांपल जैसे यहां पर है, मैन का जूलॉजिकल नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, आप कहोगे होमो सैपियंस, ठीक है ना, होमो सैपियंस। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, यानी जीनस का कैपिटल और स्पीसीज का स्मॉल, यानी ये आपको यहां पर क्लियर हो गया। सिस्टमैटिक्स क्या है, इतना क्लियर हुआ बेटा। अब देखते हैं हम लोग क्या है, टैक्सोनॉमी क्या चीज है। टैक्सोनॉमी को भी समझ लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए बेटा। हम आपको बोल रहे हैं क्या है, यहाँ पर एनसीईआरटी ने भी दिया है, हमने उसको सॉर्ट आउट करके एक पेज में हमने इसको लिखा है। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से हम लिख नहीं पाते हैं, बोल देते हैं आपको, नोट कर लीजिए इसको। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नोट कर लिया बेटा। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। एनी ऑर्गेनिजम्स इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी based on some easily observable characteristics. The scientific term of these category is called taxa. बात को फिर से समझ लीजिए बेटा, यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी नोट बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, फिर इस तीनों पॉइंट को हम समझा देते हैं एक बार फिर से। इसमें लास्ट में क्या है, तीसरा पॉइंट, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, दैट इज द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब यहां पर पहले पॉइंट को समझिए, पहले पॉइंट में क्या कह रहा है,
ठीक है बेटा। इसमें क्या है, हम सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इनको हम क्लासीफाई करते हैं। हमने सभी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में रखा, ग्रुप में रखने के बाद हमने उनको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको हमने क्लासीफाई कर दिया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। ठीक है बेटा। अगला है दूसरा पॉइंट में क्या लिखा था बेटा कि इनको अगर इनको हम जो कन्वीनियंट कैटेगरी में अगर हम इनको रखेंगे, जो भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, जैसे हम कैटेगरीज को तो देखेंगे बेटा, हम किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक होती है, वो अगले टर्म्स में आएगा, वो अगले टॉपिक में आएगा, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन पहले ये कैटेगरी को थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स को यदि हम इनको हम क्लासीफाई करते हैं तो जिस कैटेगरी में रखते हैं, इनको हम जिस कन्वीनियंट कैटेगरी में रखते हैं उनको हम टैक्सा कहते हैं। ठीक है बेटा, टैक्सा याद रखिएगा। ठीक है, टैक्सॉन अगर शब्द आपको मिल जाए तो टैक्सॉन सिंगुलर होता है और टैक्सा वर्ड जो होता है बेटा वो प्लूरल होता है। ठीक है। लास्ट वाली लाइन में यहां पर एक जैसे छोटा सा एक फ्लो चार्ट में आप इसको समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसके बाद क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको पता है हम बाइनोमियल सिस्टम को ही यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम को अप्लाई करेंगे। अब इतनी सारी कैरेक्टराइज किया, आइडेंटिफिकेशन किया, फिर हमने क्लासीफाई किया। क्लासीफाई किसमें किया? डिफरेंट कैटेगरी में। उन कैटेगरी को क्या कहते हैं बेटा? टैक्सा कहते हैं। ठीक है ना, टैक्सा। उसमें क्लासीफाई, उसमें हमने रख दिया। लास्ट में हम क्या देते हैं? उसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण में क्या होता है? जीनस और स्पीसीज। बेटा यहां पर इसको हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं बेटा। ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसको हम डिस्कस करेंगे, ये 1.3 है। तब तक एक चीज और भी बेटा, आप वीडियो लेक्चर सुनने से पहले ध्यान दीजिए जो बोल रहा हूं, एक बार एनसीईआरटी को कंप्लीटली जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि हम यहां पर आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा कि पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ लें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप ये पूरा का पूरा लेक्चर सुन लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं क्लियर होता है तो आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम तो हैं ही, कहीं नहीं जा रहे हैं बेटा। ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।